वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संचार में बाधाओं के बारे में बात करूंगा। संचार से संबंधित और भी वीडियोस मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं और मैंने उन सभी को एक प्लेलिस्ट में सेव किया है। आप उन सभी को देख सकते हैं और जो बेसिक थ्योरी है उसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। बेसिक थ्योरी समझने का ये फ़ायदा होता है कि परीक्षा में अगर कैसे भी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए या फिर उसको थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके पूछा जाए तब आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सभी टॉपिक्स का बेसिक थ्योरी अच्छे से क्लियर करें। और मैं बात कहना चाहूँगा उनके लिए जो नोट्स की डिमांड करते हैं। फ्रेंड्स, नोट्स खुद से तैयार करने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आप किसी भी टॉपिक में जिस बात को अच्छे से नहीं समझते हैं, तो ये आपको पता है कि आपकी कहाँ कमज़ोरी है, तो फिर सॉल्यूशन भी आपको ही करना होगा। अर्थात मैं कहूँगा कि जब कभी आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो उस समय आप पॉइंट आउट कर लो कि आपको ये प्रॉब्लम है। उसके बाद खुद से सर्च कीजिए, वीडियोस देखिए और जो प्रॉब्लम है उसके खुद से नोट्स तैयार करिए। क्योंकि जो व्यक्ति नोट्स तैयार करता है उसके मोस्टली अपने तरीके होते हैं कि कैसे हम अपने तरीके से नोट्स को तैयार करें कि चीज़ों को आसानी से समझा जाए। लेकिन हर किसी का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। जो चीज़ एक व्यक्ति को आती है दूसरे को नहीं आती है, इसको आती है उसको नहीं आती है, ऐसे बहुत सारे अंतर होते हैं। इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद से समझें और इसके अनुसार आप खुद से अपने नोट्स तैयार करें। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। शुरू करते हैं और देखते हैं कि संचार में बाधाएं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि संचार में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति तक अपना कोई मैसेज सेंड करता है और ये दूसरा व्यक्ति अगर इस मैसेज को उसी रूप में ग्रहण कर लेता है जिस रूप में इस व्यक्ति ने इसको सेंड किया था, अर्थात ये व्यक्ति इसकी बात को अच्छे से समझ लेता है, तब संचार की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन इसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि संचार में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, संचार में बैरियर्स उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से वास्तविक जो मैसेज होता है वो व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है और व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता है। किसी भी तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं को अच्छे से समझने के लिए हम 3 श्रेणियों की बात करेंगे, जिसमें हम पहले नंबर पर रखेंगे नंबर 1 सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स, जिसका हिंदी मतलब होता है शब्दार्थ या भाषा समस्याएं। मैं लिख देता हूँ सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स। ओके, ये पहला क्या है? सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स। इसका मतलब है शब्दार्थ और दूसरा भाषा संबंधी समस्याएं। हम सभी भली भांति जानते हैं कि जब भी हम संचार करते हैं उसमें हम जो शब्द होते हैं उनका यूज़ करते हैं, शब्द का अर्थ क्या होता है इसके बारे में भी ध्यान रखते हैं और जो लैंग्वेज है इन सभी के बारे में अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि संचार करते समय शब्दार्थ और भाषा समस्याएं क्या हो सकती हैं। और इसमें जो दूसरा पॉइंट रखा है श्रेणी में, इसमें रखेंगे भौतिक बाधाएं अर्थात फिजिकल बैरियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अर्थात इसका मतलब हुआ भौतिक समस्याएं और संस्थागत समस्याएं। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या समस्याएं होती हैं इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। और तीसरा मैं आपसे बात करूँगा 3rd नंबर पर साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ये शॉर्ट में लिखा है बैरियर्स, और इमोशनल बैरियर्स। ओके, यानी मानसिकता की बाधाएं और भावनात्मक बाधाएं।
ये सभी चीज़ें हैं जो कि संचार में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अभी हम एक एक करके सभी को समझेंगे और सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा शब्दार्थ और भाषागत समस्याओं के बारे में। सबसे पहला सेमांटिक और लैंग्वेज बैरियर्स अर्थात शब्दार्थ या भाषा संबंधी समस्याएं। देखिए, इसमें 5 चीज़ों को रखा गया है। सबसे पहले नंबर पर रखा गया है डिफरेंट लैंग्वेज अर्थात विभिन्न भाषाएं। दूसरे नंबर पर रखा गया है पुअर वोकेबुलरी अर्थात खराब शब्दावली। और तीसरे नंबर पर रखा गया है फॉल्टी ट्रांसलेशन अर्थात दोषपूर्ण अनुवाद। और चौथे नंबर पर रखा गया है यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज अर्थात तकनीकी भाषा का प्रयोग। और 5वें नंबर पर रखा गया है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर वर्ड्स अर्थात ऐसे शब्दों का यूज करना जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा है डिफरेंट लैंग्वेज, थोड़ा आप सोचिए, ऐसी कोई जगह जहाँ पर लोग अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में या फिर किसी विद्यालय में ऐसे छात्र आते हैं या कंपनी में ऐसे कर्मचारी आते हैं जहाँ पर अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग होंगे, तो उस जगह पे जो संचार है वो क्या अच्छा हो सकता है? नहीं, क्योंकि अलग अलग भाषा के लोग होंगे तो एक दूसरे को अलग अलग भाषा को समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसमें पहला रखा गया है डिफरेंट लैंग्वेज अर्थात अगर संचार की प्रक्रिया में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया गया तब उस समय संचार अच्छी तरह से हो, इसमें मुश्किलें आ सकती हैं। दूसरा है पुअर वोकेबुलरी, अगर संचार करते समय जो शब्दावली है उसे अच्छी तरह से यूज ना किया गया या फिर ऐसी शब्दावली का यूज करते हैं जिसका सही से मतलब नहीं समझा जाए, तब उस समय क्या होगा, जो संचार है उसकी प्रक्रिया में बाधा आती है। इसके बाद तीसरा है फॉल्टी ट्रांसलेशन, जिसका मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी संदेश को गलत तरीके से समझ लेता है, उसका अनुवाद कर लेता है, तो उस समय क्या होता है, संचार की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। और ऐसे ही यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज में क्या है, जब किसी जगह पे टेक्निकल भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे डॉक्टर बोल सकते हैं, इंजीनियर बोल सकते हैं, ये खैर ऐसे शब्द हैं जिन्हें हर कोई यूज करता है तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे टेक्निकल शब्दों का यूज़ करते हैं जो उनके चलन में नहीं है या फिर उनको वो नहीं समझते हैं, तो उस समय भी क्या होगा, जो संचार की प्रक्रिया है उसमें बाधा आती है। और ऐसे ही 5वें नंबर पर है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर वर्ड्स, अगर कोई द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करता है तब उस समय भी अच्छे से मैसेज को समझा जाए यह मुश्किल हो जाता है, अर्थात जो संचार की प्रक्रिया है उसमें बाधा आ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 5 समस्याएं हैं, ये पांचों समस्याएं सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स के अंतर्गत आती हैं। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को नोट करके, और ख़ुद से भी और भी एग्जाम्पल्स को यूज करके बना के सीखिए, क्योंकि ऐसा जब आप करेंगे तब और आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट सेकंड नंबर की बात करूँगा। इसके बाद जो सेकंड है फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स अर्थात भौतिक एवं संगठनात्मक बाधाएं। इसमें भी 8 पॉइंट को रखा गया है, जिसमें पहले पर रखा है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन, दूसरे पर नॉइज, तीसरे पर डिस्टेंस, इसके बाद इम्प्रॉपर टाइम, इनएडुकेट और ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, और इसके बाद है नेक्स्ट फियर, और नेक्स्ट है 7th नंबर बैड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स, और इसके बाद जो 8th नंबर है इसमें है कंट्रोवर्शियल गोल। तो ये 8 पॉइंट हैं जो कि भौतिक एवं संगठनात्मक बाधाओं के अंतर्गत आते हैं, यानी ये सभी पॉइंट्स क्या करते हैं, संचार में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अब एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रूल एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है तब उसका एक निश्चित गोल होता है कि वो क्या काम करेंगे। यदि उस कंपनी के गोल या फिर जो रूल हैं, जो उसकी पॉलिसी हैं, उस
में काम करने वाले कर्मचारियों के अनुरूप नहीं होती है, तब उस समय संचार में हर हमेशा बाधा उत्पन्न होगी। अर्थात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पॉलिसी होती हैं, जो भी रूल होती हैं, जो भी नियम हैं, वो सभी उस कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारियों के अनुरूप होना चाहिए। और दूसरा है नॉइज, शोर। सभी जानते हैं जो शोर होता है वो संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में अगर बहुत ज़्यादा शोर होता रहता है, या फिर किसी विद्यालय में अगर वहाँ के विद्यार्थी हर हमेशा शोर करते रहते हैं, तब क्या होगा कि जो संचार की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि टीचर के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जाएगी वह सही रूप में नहीं पहुंच पाएगी। और या फिर एक क्लास के बच्चे हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो दूसरे क्लास के बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी विद्यालय में या किसी भी संस्था में कहीं पर भी हो सकता है, अर्थात नॉइज नहीं होना चाहिए। दूसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन सेंडर होता है, संप्रेषण करता होता है, और जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर होता है, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करता है, उन दोनों में दूरी कितनी है, इस बात का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर उन दोनों में ज़्यादा दूरी है और वह अच्छे से बात नहीं सुन पाता है, मैसेज को नहीं समझ पाता है, तब भी समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद है इम्प्रॉपर टाइम, अनुचित समय। किसी भी मैसेज को, किसी भी बात को कहने का एक सही समय होता है। अर्थात अगर कोई संप्रेषणकर्ता अपनी इफ़ेक्टिवनेस को बनाए रखना चाहता है ताकि संप्रेषण अच्छे तरह से हो सके, उस समय उसको टाइम का ध्यान रखना चाहिए। अगर वह उचित टाइम का ध्यान नहीं रखता है तब संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। इसके बाद दूसरा, पांचवा है इनएडुकेट और ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि जब अपूर्ण सूचना पहुंचाई जाती है या फिर ज़्यादा ओवरलोडेड सूचना पहुंचाई जाती है, तब भी संचार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। कैसे? जैसे अगर किसी को अपूर्ण सूचना पहुंचाई जाएगी तब वह पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा, अर्थात प्रक्रिया में समस्या आएगी। और अगर इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है, अर्थात सूचना आवश्यकता से अधिक है, तो उस समय भी जो सूचना सुन रहा है वो व्यक्ति उसको नहीं सुनना चाहेगा। इसलिए दोनों में समस्या होती है। अगर सूचना अपर्याप्त है तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और अगर सूचना ओवरलोडेड है उस समय भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके बाद फियर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वहाँ के कर्मचारी हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो एक दूसरे से भयभीत रहते हैं, या फिर किसी विद्यालय में वहाँ के छात्र अपने अध्यापक से भयभीत रहते हैं, तब भी संचार की प्रक्रिया में हर हमेशा बाधा आती रहेगी। और इसके बाद है नेक्स्ट, बैड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट। यानी जो भी सामग्री है संचार की, अगर उसका ढंग से ख्याल नहीं रखा जाता है तब भी आने वाले समय में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी विद्यालय में या फिर किसी कंपनी में कुछ लिखित सूचनाएं रखी हैं और उनका सही से मेंटेनेंस नहीं किया गया, तो कुछ समय बाद क्या होगा, समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका मेंटेनेंस भी सही से होना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट है कंट्रोवर्शियल गोल। अगर किसी विद्यालय में या किसी कंपनी में वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, अगर उनमें हर हमेशा विवादास्पद की स्थिति रहती है, तब भी संचार की प्रक्रिया कभी सही नहीं हो पाएगी, अर्थात हर हमेशा बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने जो आपको ये 8 पॉइंट बताए हैं, ये सभी भौतिक और संगठनात्मक बाधाएं होती हैं। आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे आपसे बात करूँगा। तीसरा है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर्स, अर्थात मानसिकता एवं भावनात्मक बाधाएं। इसमें भी 5 पॉइंट्स को रखा है, जिसमें पहला है डिस्ट्रस्ट ऑन मैसेज, इसके बाद रेसिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बाद सिलेक्टिव परसेप्शन और प्रीमेच्योर एवोल्यूशन, और इसके बाद डिफरेंट कंप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी। इसमें जो पहला है डिस्ट्रस्ट ऑन मैसेज, अर्थात संदेश पर अविश्वास। संचार की प्रक्रिया में जिसको संचार संप्रेषित किया जा रहा है, अर्थात ये व्यक्ति, तो अगर यह किसी भी मैसेज पर विश्वास ही नहीं करता है तो उस समय कितने भी अच्छे से मैसेज पहुंचाया जाए वह उसको नहीं मानेगा, अर्थात संचार की प्रक्रिया सही नहीं होगी।
कहने का मतलब है कि संदेश प्राप्तकर्ता और संदेश प्रदानकर्ता दोनों में अगर विचार की समानता नहीं है तब समस्या उत्पन्न होती है। और इसके बाद है रेसिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण का विरोध। यानी अगर किसी की मानसिकता दूषित है और वह व्यक्ति किसी की बात को मानना ही नहीं चाहता है, अर्थात जो भी संप्रेषण है उसकी रुकावट करेगा, तो फिर क्या होगा, तब भी संचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। और इसके बाद सिलेक्टिव परसेप्शन यानी चुनिंदा धारणा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल अपनी ही बात को समझते हैं जो उनके मस्तिष्क में आती है, उनकी ऐसी हैबिट होती है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति केवल एक ही बात को पकड़ के बैठ जाए कि नहीं ऐसा ही है, अर्थात सिलेक्टिव परसेप्शन करे, तब भी संप्रेषण बाधित होता है। इसके बाद है प्रीमेच्योर एवोल्यूशन। कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि वो किसी बात को पूरा अंत तक सुनने से पहले ही अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ऐसा होगा, तो उस समय भी संचार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। अर्थात समय से पहले मूल्यांकन संचार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। इसके बाद है डिफरेंट कंप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी। इसका मतलब है बुद्धि की वास्तविक भिन्नताएँ। आप जैसा जानते हैं कि जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट होते हैं उनमें हर हमेशा अंतर होता है। टीचर अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा विद्वान होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो इस समय अगर कोई टीचर ये सोच ले कि बच्चे छोटी छोटी बातों को जानते होंगे और उस समय आके टीचिंग स्टार्ट कर दे, तब क्या होगा, तब बच्चे अच्छे से बातों को नहीं सीख पाएंगे। अर्थात संप्रेषण जिस अनुसार किया गया था उस अनुसार बच्चों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए बुद्धि में भिन्नताओं के होने की वजह से भी संचार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आज यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया है, जिसमें पहला था शब्दार्थ या भाषागत संबंधी बाधाएं, और दूसरे नंबर पर मैंने डिफाइन किया था भौतिक बाधाएं एवं संस्थागत बाधाएं, और तीसरे नंबर पे मैंने डिफाइन किया साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर्स। तो आई थिंक आप इन सभी को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को दोबारा से देखिए ताकि आप और भी अच्छे से समझ पाएँ कि जो संचार में बाधाएं होती हैं वो किन किन तरीक़ों से होती हैं, आप सभी को अच्छे से समझें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मिलता रहूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।